हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड एंड आज से हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक पार्ट होता है। जैसे आप लोग पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं, सेम इसी तरीके से आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक पार्ट होता है। यह हमें बताने में मदद करता है कि कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन क्या है, या सिंपल शब्दों में बोला जाए तो बेसिकली ये बताता है कि कंपनी के पास कैश है या नहीं है और कंपनी की हेल्थ किस तरीके की है कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बहुत सारा प्रॉफिट रिपोर्ट तो करती हैं बट उनके पास कैश नहीं होता जब उनके खर्चे पे करने की बारी आती है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी की हेल्थ जानने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली रेगुलेट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज से, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है, इट्स नॉट एन अकाउंट। मतलब हमें इसमें चीज़ें प्लस माइनस करनी है और इसका एक फॉर्मेट होता है, हमें वो फॉर्मेट याद करना होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटीज़ की रिस्पेक्ट में बनता है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो मेनली कंसर्न्ड है बिजनेस से और जो आपकी अपेयर होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आपके फिक्स्ड एसेट्स की परचेज एंड सेल से रिलेटेड है। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इस बात से कंसर्न्ड है कि आप कहाँ से पैसा बोरो कर रहे हो या फिर कहाँ से पैसा अरेंज कर रहे हो। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग 4 वीडियोस की सीरीज़ में पढ़ेंगे। सबसे पहली वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सीखेंगे, दूसरी में इन्वेस्टिंग, तीसरी में फाइनेंसिंग, साथ में उसके क्वेश्चंस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग तीनों आता है। एंड होपफुली हम लोग इन 4 पार्ट्स में अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे कोर्सेज में काम आता है। भले ही आप सीए में हो, सीएस में हो, बीबीए में हो, बीकॉम ऑनर्स या पास में हो या फिर 12th क्लास में हो, आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ये जो वीडियो है ये मेनली फोकस करती है 12th के स्टूडेंट्स को, बट जो बेस ये इसमें डिस्कस करती है वो हेल्पफुल है सब स्टूडेंट्स के लिए। नो मैटर आप बेसिकली अपने कॉस्ट अकाउंट में कैश फ्लो बना रहे हैं या फिर अकाउंट्स में कैश फ्लो बना रहे हैं, बीबीए में है, बीकॉम में है, आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो कंसेप्ट इसमें डिस्कस हो रहे हैं। सो हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे बड़ा फॉर्मेट है एंड बेसिकली कैश फ्लो करने की एक ही की है। इफ़ यू वांट टू गेट योर कैश फ्लो राइट यू हैव टू बेसिकली रिमेंबर द फॉर्मेट। तो बेसिक जो बातें हैं उन बेसिक बातों को डिस्कस करते हुए चलेंगे, थोड़ी सी ट्रिक्स भी देखेंगे एंड हम ट्राई करेंगे कि हमारा कैश फ्लो का जो फॉर्मेट है हम हर एक वीडियो के साथ 3 पार्ट्स में याद कर लें। तो शुरू करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के साथ। मैं आप लोगों के लिए फॉर्मेट ड्रॉ करूंगा एंड हर एक बात एक एक करके समझाता रहूँगा। आप लोग उन बातों को समझते रहेंगे और मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है तो आई विल ट्राई कि बेसिकली मैं जितना ज़्यादा फॉर्मेट हो सकता है उतना लिख दूँ। अदरवाइज़ हमको चीज़ें मिटानी भी पड़ेंगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको इमीडिएटली उसके आगे ही चलना है। ठीक है जी। सो बात को बेसिकली आगे बढ़ाते हैं और किस तरीके से हम बात समझेंगे उस चीज़ को देखते हैं। सो आप लोगों का जो फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग का, बेसिकली एक स्टेटमेंट फॉर्मेट है क्योंकि हम इसमें चीज़ें प्लस माइनस करते चलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जब आप कैश फ्लो बना रहे होते हैं और ये बड़ा फॉर्मेट होता है तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखते हो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है ये। आप लोग जो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होता है नेट प्रॉफिट। आप लोगों को बैलेंस शीट गिवन होती हैं 2। बेसिकली जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस होता है उसकी मदद से आप लोग नेट प्रॉफिट लेते हो। ये चीज़ हम तब समझेंगे जब अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। इसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें प्लस करनी होती हैं। वो चीज़ें क्या प्लस करनी होती हैं हमें? सबसे पहला है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। पेड और प्रपोज दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई भी हमें लेना पड़ेगा। देन उसके बाद हम लोगों को लेना होता है इंटरिम डिविडेंड। कभी कभी हमें साल के दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो हम लोग बेसिकली साल ख़त्म होने से पहले भी डिविडेंड बांट देते हैं, वही इंटरिम डिविडेंड होता है।
उसके बाद कोई भी ट्रांसफ़र टू रिज़र्व हो, जैसे ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व या ट्रांसफ़र टू DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व, वो भी हम लोगों को प्लस करना होता है। देन उसके बाद कोई भी हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड है, अगर एक आप वर्ड याद रखें मेड और एक इसमें याद रखें करंट ईयर। ये करंट ईयर आगे हेल्प करेगा, ये बुक में मेंशन नहीं है अगर आप बुक से फॉर्मेट पढ़ते हैं तो। और आप लोगों को चाहिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर कोई लॉस दे रखा है तो आप उसको प्लस कर दीजिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस होता है जैसे कोई भूकंप आ गया या आपके गोडाउन में आग लग गई या बाढ़ आ गई, इन रिस्पेक्ट में अगर आपको कोई नुकसान हो जाता है तो। ठीक है जी। इतने के बाद आप लोगों को बेसिकली इसमें से माइनस करना होता है, अगर आपको कभी दे रखा है रिफंड ऑफ टैक्स, हर बार नहीं दिया होगा, बहुत कम चांसेस में होगा, और इसमें से आपको माइनस करना होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन। भाई ड्यू टू एनी अदर रीज़न, जैसे एग्जांपल के लिए आपके जिस एरिया में आपका बिजनेस है वहाँ पे बाढ़ आ जाती है एंड आपके बिजनेस को उसका कॉम्पनसेशन मिला है, ठीक है जी, तो वो जो कॉम्पनसेशन है वो बेसिकली आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन होगा और आपको उसे माइनस करना पड़ेगा। जब आप यहाँ से बचते हैं तो बेसिकली नेट में जो चीज़ आपको मिलती है बच्चों, वो आती है आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, या फिर बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, लिखने की बात है बस आगे पीछे। यह आपका पहला स्टेप है ऑपरेटिंग में। आप लोगों को सबसे पहले ये सही निकालना आना चाहिए, ठीक है जी। एक तरह से आप अपने जो क्या कहते हैं फॉर्मेट है उसको सेक्शन में बांट रहे हो ऑपरेटिंग के, तो ये पहला पार्ट था। अब मैं जो करूँगा मैं इसे मिटाकर करूँगा, लेकिन आप लोगों के लिए वो बात नीचे ही कंटिन्यू होगी, क्योंकि आप लोगों के पास पेज पे स्पेस है, आप उस बात को नीचे कंटिन्यू करना, मैं बेसिकली इसको रब कर दूंगा, ठीक है जी। सो ये सारी बात मैं रब करूँगा और जो बात मैं शुरू करूँगा वो यहाँ से कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट अपने यहाँ तक करना है, मैं ये वाली बात यहाँ लिखूँगा, ठीक है जी, और उससे फर्दर कंटिन्यू करूँगा। सिंपल ट्रिक क्या है याद रखने की, बहुत सिंपल है बेटा, आप चीज़ों के नाम याद रखो। जो चीज़ें प्रॉफिट कम करवा रही हैं वो प्लस होती हैं और जो चीज़ें प्रॉफिट बढ़ा रही हैं वो माइनस होती हैं, उल्टा होता है। डिविडेंड बांटोगे आपका प्रॉफिट कम होगा, डिविडेंड बांटोगे फिर से इंटरिम डिविडेंड, आपका प्रॉफिट कम होगा, आप क्या कर रहे हो प्लस कर रहे हो। लॉस हो रहा है देखो आप प्लस कर रहे हो, पर अगर आपको टैक्स वापस मिल रहा है तो आपका गेन हो रहा है, आप उसे माइनस कर रहे हो। सेम वे में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है वो आपके प्रॉफिट को बेसिकली बढ़ा रहा है तो आप उसे माइनस कर रहे हो, ठीक है। अभी इस डिटेल में ना जाएं कि बेसिकली ऐसा क्यों है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज द्वारा हमको एक फॉर्मूला गिवन है, ये एक फॉर्मूला है, आप अभी उस डिटेल में ना जाएं। द रीज़न बीइंग क्योंकि कैश फ्लो आपको एक पार्ट में पढ़ाया जा रहा है अभी, अगर आप डिटेल में जाओगे तो बेसिकली कन्फ्यूजन्स के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। द रीज़न बीइंग क्योंकि कैश फ्लो का इतना बड़ा स्कोप है कि CA IPCC तक में आता है आपका, ठीक है जी। तो तब आप लोग ज़्यादा इसको फर्दर स्टडी करेंगे, फ़ायदे में तभी रहेंगे जब अभी फॉर्मेट याद करें और क्वेश्चंस मैच करें, दैट्स इट। तो बात करते हैं अगले पार्ट की, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रब करके, ठीक है। और बेसिकली आप लोगों को जो फॉर्मेट उतारना है वो लाइन में सीधे ही उतारना है। तो यहाँ पे पहला हमारा बेसिकली पार्ट ओवर हो जाता है। अब मैं इस वाले पार्ट को ऊपर ले जाता हूँ। तो भाई मैंने कहाँ तक बेसिकली कर दिया, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मैं छोटा करके लिख रहा हूँ। अब बेटा देखो यहाँ से आपका फॉर्मेट आगे बढ़ता है और बेसिकली जो लॉजिक है वो सेम फॉलो करता है। क्या लॉजिक फॉलो करता है कि अगर कोई चीज़ लॉस के नेचर की है, मतलब हमारे प्रॉफिट को कम करती है, तो भाई हम उसको प्लस कर देंगे, और अगर कोई चीज़ हमारे प्रॉफिट को बढ़ाती है तो हम लोग उसको माइनस कर देंगे। तो बेसिकली इसी थिंकिंग के साथ हम लोग अपने फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली फर्दर हमारा फॉर्मेट किस तरीके से आगे बढ़ता है देखते हैं उस चीज़ को। सो भाई देखो यहाँ पे हमारी बेसिकली लॉस वाली आइटम्स में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन आपको पता है भाई एक खर्चा है एंड वो हमारे बेसिकली प्रॉफिट को कम करता है, तो हमने प्लस करा। हम प्लस करेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ,
गुडविल रिटर्न ऑफ या गुडविल अमोर्टाइजेशन आप लोगों को पता है, डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल होता है, ठीक है जी। कोई हमारा खर्चा है जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, मैं एक साथ कंबाइन कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन हो या बैंक ओवरड्राफ्ट हो, बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक शॉर्ट टर्म लोन होता है। देन उसके बाद आपका राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, जो आपने अंडर राइटर्स को कमीशन दिया उसको आप राइट ऑफ कर रहे हो। यह आपको बहुत कम क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, बहुत ही रेयर। किसी एसेट पे आपको लॉस हुआ हो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एंड अगर आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करा है, क्रिएटेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें प्लस करनी है। मैं जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं वो सब आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन में सब देखने को नहीं मिलेगा, पर अगर आप ये फॉर्मेट याद कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। आपको इसमें से माइनस क्या क्या करना होता है, आपको इसमें से माइनस करना चाहिए गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई आपको इन्वेस्टमेंट इनकम मिली, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड। भाई इन्वेस्टमेंट इनकम क्या क्या रिसीव्ड हो सकती है, या तो आपको कहीं से रेंट मिलेगा बेटा, या डिविडेंड मिलेगा, या इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर ये कुछ भी मिल रहा है तो ये माइनस हो जाता है। देन उसके बाद कोई अगर आपको बेसिकली आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कम कराओ तो वो आप माइनस कर दीजिए, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मैं शॉर्ट करके लिख दे रहा हूँ। यहाँ तक बेटा आपके फॉर्मेट का दूसरा भाग कंप्लीट होता है। और यहाँ पे आप कहाँ आके रुकते हो, इससे आप आते हो प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी, ये आप दूसरे पड़ाव पर आ गए एक तरह से अपने फॉर्मूला में। अब बेसिकली यहाँ पे बस एक पार्ट रह जाता है आपके फॉर्मूला का। अगर आप ऑपरेटिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चल रहे हो तो बेसिकली वो एक पार्ट कैसे करना होता है उसको देखते हैं और अपनी बात को ख़त्म करते हैं इस फॉर्मेट की। तो मैं इसे फिर मिटाऊंगा एंड अब इस वाले पार्ट को यहाँ पर लिखूंगा, तो आपको नीचे ही लिखना है जो मैं लिखने वाला हूँ इसके नीचे, ठीक है जी। चलिए जी, तो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यह प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आप इस प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के नीचे क्या लिखेंगे, आप लोगों को लिखना है, यहाँ पे हम पहले प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिख लेते हैं। तो भाई प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो आपका आया, ठीक है, आ गया। बहुत सिंपल है, इसमें 2 बातें आपको प्लस करनी होती हैं और 2 ही बातें माइनस करनी होती हैं। आपको प्लस करना होता है डिक्रीज इन करंट एसेट। अगर आपके किसी करंट एसेट में कमी आई है तो वो जो कमी आई है वो प्लस कर दीजिए, और किसी लायबिलिटी में अगर इंक्रीज हुआ है तो उसे भी प्लस कर दीजिए, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। सेम वे में अगर आपके किसी एसेट में इंक्रीज हुआ है तो आप उसे माइनस कर दीजिए करंट एसेट में सिर्फ, और अगर बेसिकली लायबिलिटी में डिक्रीज हुआ है तो आप उसे भी माइनस कर दीजिए। एक बात याद रखेंगे छोटी सी, करंट एसेट्स में आपको कैश, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट नहीं लेना होता कैश फ्लो में, इन्हें इग्नोर करके चला करें। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ ये आप धीरे धीरे फॉर्मेट के अंत में समझ जाएंगे। तो कैश, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना होता हमें करंट एसेट्स में। ये सब करने के बाद आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, आपको अंत में माइनस करना है टैक्स पेड, ठीक है जी। टैक्स पेड में हमेशा याद रखें, अगर कोई टैक्स रिफंड दिया हो तो अंदर से इसमें रिफंड ऑफ टैक्स माइनस कर लीजिए। और ये करने के बाद अंत में जो आपका आंसर आएगा दैट इज़, अगर पॉजिटिव आए तो लिखते हैं कैश फ्लो, और बेटा नेगेटिव आए तो लिखते हैं कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब जो लोग बेसिकली बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ रहे हैं कैश फ्लो, जिन्हें कुछ नहीं आता, वो लोग बेटा यहाँ पे वीडियो पॉज करें
और जो आप लोगों ने फॉर्मेट अभी लिखा है 3 पार्ट्स में एक फॉर्मेट लिखा होगा बहुत बड़ा सा, उस फॉर्मेट को एटलीस्ट आप 2 बार देखें और देख देख कर लिखें। सारी की उस फॉर्मेट को याद करने की है। जिन लोगों को फॉर्मेट याद है उनका कैश फ्लो मैच होगा, जिन्हें याद नहीं है उसकी कोई ट्रिक नहीं है। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कोई ट्रिक बना लेते हैं, जी नहीं, कोई ट्रिक नहीं होती उसकी, ठीक है। बात को आपको बहुत बार समझना पड़ता है। जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूलाज याद करते हो, सिमिलर वे में अकाउंट्स ऑल्सो हैव देयर फॉर्मूलाज। तो बेसिकली आप लोगों को इस फॉर्मेट को मेमोराइज करना है एंड उसी के बाद क्वेश्चन शुरू करने हैं। ये सिंपल ट्रिक है कैश फ्लो की, और ऑपरेटिंग में ही मेन मेहनत है। अगर आपको ऑपरेटिंग बनाना आ गया तो पूरा कैश फ्लो बहुत ज़्यादा ईजी है। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग आर क्वाइट ईजी। तो भाई बात हम शुरू करते हैं। मैं सीधा क्वेश्चंस पे जंप कर सकता हूँ, तो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आप लोग पहले फॉर्मेट समझें, देन उसके बाद क्वेश्चन से वीडियो कंटिन्यू करें। सो हम लोग 5 से 6 क्वेश्चंस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के। बहुत छोटे क्वेश्चन से बहुत बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। क्वेश्चन बेसिकली हर तरीके का करने का रीज़न ये है कि आप लोग फॉर्मेट धीरे धीरे समझ पाओ, आपके लिए एक नई चीज़ है ये। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ MAH लिमिटेड ऑन 31st of March 2019। 31st of March 19 का बैलेंस और 31st of March 2018 का बैलेंस आपको गिवन है। सरप्लस मतलब नेट प्रॉफिट का। डिविडेंड पेबल नीचे गिवन है, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 31st of March 18 and 19 were 4 lakh and 5 lakh respectively. Prepare the note to show the net profit before tax and extraordinary item। मतलब हमें इसमें क्या निकालना है, टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से पहले का प्रॉफिट क्या था। तो बहुत सिंपल है भाई। देखो फॉर्मेट आपका कोई लंबा चौड़ा है नहीं, आपको वही बेसिकली अपना पर्टिकुलर्स और अमाउंट वाला फॉर्मेट खींचना है। इसमें तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं, आपसे बोला है बस प्रॉफिट निकाल के दिखा दो। तो भैया आपने सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिया। अब नेट प्रॉफिट कैसे लेते हैं, 2018 का प्रॉफिट है 5 लाख और 2019 का प्रॉफिट है 10 लाख। 10 लाख में से बाद वाले प्रॉफिट में से पहले वाला प्रॉफिट 5 लाख माइनस कर दो, तो 10 में से 5 गए, 5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट। अगर ये कभी माइनस में आ जाए तो उसका मतलब लॉस होता है। उस केस में आप यहाँ नेट लॉस लिख सकते हैं और इसे ब्रैकेट में माइनस में ले सकते हैं। अब भाई इसके बाद दूसरी चीज़ बस आपको क्या करनी है, आपको लेना है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कब का लेते हैं, प्रपोज डिविडेंड जब भी 2 सालों का दे रखा हो, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, तो बेटा आपको हमेशा प्रीवियस ईयर का लेना है। प्रपोज्ड माने होता है कि डायरेक्टर्स ने ड्यू कर दिया, ठीक है जी। बेसिकली आप उसको पे कर रहे हो, तो जो पिछले साल का है वो अब पे होगा और जो इस साल ड्यू हुआ है वो अगले साल पे होगा, तो आपने उसे प्लस कर दिया। जो आपको बैलेंस शीट में डिविडेंड पेबल गिवन है उसका कोई भी काम नहीं है, उसको इग्नोर कर दीजिए। दैट्स इट, आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हल्का सा हेफ्टी है, इसी टाइप की एडजस्टमेंट में। ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप एडजस्टमेंट देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका अगला आपके स्क्रीन के ऊपर है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, प्रॉफिट दे रखा है, अनपेड डिविडेंड दे रखा है। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर 17, 18 एंड 1890 वॉज 160 एंड 2 लाख। सेम एडजस्टमेंट है। नीचे एक और बात लिखी है, इंटरम डिविडेंड है इक्विटी शेयर्स पे 40,000। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने स्क्रीन के सेक्शन पे देखते रहेंगे जब तक मैं सॉल्व नहीं कर देता, ठीक है। आप लोगों की हेल्प के लिए अगर आप TS गरेवाल लेके बैठे हैं तो वैसे आपको क्वेश्चंस मिल भी जाएंगे उसमें। कुछ लोगों को आदत नहीं होती स्क्रीन पे क्वेश्चन देखने की। मैं वीडियोस ये सोचकर बनाता हूँ सो दैट के बेसिकली आप सारा जो यूज़ है वो वीडियो का कर पाएँ, आपको किसी मटेरियल या बुक की आवश्यकता पड़े ना, ठीक है जी। तो हम लोग बेसिकली अपनी बात शुरू कर लेते हैं इस क्वेश्चन से। मैं पर्टिकुलर्स अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ आप लोगों का टाइम बचाने के लिए, ताकि वीडियो छोटी रहे। तो आप लोगों को सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेना है। भाई नेट प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट है 7,20,000 माइनस 4 लाख, दैट इज़ 3,20,000। पहली चीज़ आपने ले ली। उसके बाद बेटा आपने अनपेड डिविडेंड देखा, इग्नोर मारा। नीचे आप एडजस्टमेंट्स में आ गए। प्रपोज डिविडेंड लेना है पिछले साल का, जो सिखाया मैंने आपको अभी। तो आपने प्रपोज डिविडेंड ले लिया प्रीवियस ईयर का। भाई प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड कितना है,
1,60,000। आँखों पे बेसिकली ध्यान रखना है कि पिछले साल की, करंट ईयर की जो चीज़ जैसी लेनी है वो लेना ज़रूरी है। आपने उस अमाउंट को गलत कर दिया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इंटरिम डिविडेंड प्लस कर लीजिए इसमें। इंटरिम डिविडेंड जो आपको गिवन है दैट इज़ 40,000। अब ये क्वेश्चन आपने अपनी समझ से पूरा कर दिया जो आपको नॉलेज है, पर इस क्वेश्चन में आपका आंसर अभी भी मैच नहीं होगा। क्यों मैच नहीं होगा उसकी बात ध्यान से सुनेंगे। बेटा आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए जूम करके, तो आपको दिखा है प्रपोज डिविडेंड है इक्विटी शेयर पे और इंटरिम डिविडेंड भी है इक्विटी शेयर पे। बेटा आपको आपके टीचर्स ने अगर ये बात समझाई होगी तो आपको पता होगा, अगर इक्विटी पे डिविडेंड मिल रहा है तो प्रेफरेंस पे पक्का मिल चुका होगा, क्योंकि प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड पहले मिलता है फिर इक्विटी वालों को मिलता है। अब प्रेफरेंस वालों को तो डिविडेंड यहाँ दिया नहीं, कितना देंगे बेटा, रूल है ओपनिंग की फिगर दे रखी है प्रेफरेंस शेयर्स की 6 लाख 31 मार्च 2018 को, और प्रेफरेंस शेयर्स के आगे कूपन रेट लिखा हुआ है 10%। तो बेटा प्रपोज डिविडेंड कितना होना चाहिए, ओपनिंग फिगर का 10%। तो ओपनिंग फिगर 6 लाख है, इस क्वेश्चन में सेम है दोनों, लेकिन आपको हमेशा लेनी ओपनिंग है, याद रखेंगे। तो भाई प्रपोज डिविडेंड, या फिर आप सिंपल लिख लीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड, अभी टेक्निकलिटीज़ में ना जाएं। प्रेफरेंस डिविडेंड लिखें, यहाँ पे प्लस करें 60,000 रुपये, आपका आंसर आ जाएगा सिंपली जो आप चाहते हैं। ठीक है जी, तो आई होप ये केस आपके लिए सिंपल रहा होगा। ठीक है, जिसका टोटल करके अगर हम देखते हैं तो एग्जैक्टली सही आ रहा है, दैट इज़ 5,80,000 रुपीज़। ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है जी, अब हल्के से बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, अगर आप लोग बुक लेकर बैठे हैं टीएस गरेवाल तो बुक लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन से डिसअपेयर हो जाएंगे एक बार आने के बाद। द रीज़न बीइंग, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चंस को अगर मैं छोटा करता हूँ तो पिक में फिर दिखते नहीं हैं, तो मैं बेसिकली एनलार्ज करके हटा देता हूँ उनको बाद में, और अगर आपकी मेमोरी शार्प है तो आप उन्हें याद रख सकते हो। सो आप क्वेश्चन देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। इस क्वेश्चन में भी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ही मांगा गया है। ठीक है जी, नीचे आपको प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, प्रपोज डिविडेंड गिवन है, इंटरिम डिविडेंड गिवन है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ बस। इसमें आप नेट प्रॉफिट लेंगे बेटा, दैट इज़ 55,000 रुपीज़ ले लिया आपने। देन उसके बाद आपको लेना है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, दैट इज़ 50,000, वो प्लस होगा। देन उसके बाद आपको लेना है प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, दैट इज़ 50,000, एंड अंत में इंटरिम डिविडेंड 10,000 रुपये प्लस करना है, एंड आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। यह ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे करवाने की ज़रूरत पड़े, दैट्स वाई आपका टाइम बचाने के लिए हम इसे नहीं करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, एक बड़ा क्वेश्चन है। From the following balance sheet of DoubleTree Limited as on 31st of March 19 and additional information, calculate the operating profit before working capital changes। मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी उसी ऑर्डर में करा रहा हूँ जिस ऑर्डर में बेटा मैंने फॉर्मेट करवाया था। तो अभी मैंने फर्स्ट जो 1/3 हिस्सा था उसके क्वेश्चन कराए, अब मैं फर्स्ट और सेकंड तक करवा रहा हूँ, और अभी जो बाद में 2 क्वेश्चंस कराऊंगा दैट वुड बी ऑफ ऑल द 3 पार्ट्स। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो आपको चाहिए प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आपने क्वेश्चन को एनालाइज करा और अंत में एक एडजस्टमेंट दे रखी है बस कि डेप्रीसिएशन है 75,000। नीचे आपको नोट्स टू अकाउंट में नेट प्रॉफिट मिल जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, एंड आपको जस्ट उसके ऊपर जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है। ठीक है जी, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। भाई यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट लिख के कैश फ्लो सिर्फ यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन कैसी भी हो सकती है, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें आप थोड़ा बहुत अपना टच जोड़ सकते हो, अगर वो टच बेसिकली आपकी प्रेजेंटेशन को अच्छा बना रहा है तो। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट की आवश्यकता पड़ेगी। आपने नेट प्रॉफिट लिया अपना, एंड बेसिकली आपका जो नेट प्रॉफिट है भाई वो कितना है, आपका नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में आएगा 70,000 रुपीज़। 1 लाख से 170 हो रहा था प्रॉफिट। जनरल रिजर्व आएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, भाई आपने ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व लिया। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व है बेटा आपका 1 लाख रुपए, क्योंकि वो 4 लाख से 5 लाख हो जा रहा है। ठीक है जी, ये 2 चीज़ें करने के बाद आपने ऊपर देखा प्रपोज डिविडेंड,
प्रोविजन फॉर टैक्स, आपने ऊपर देखा क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, आपने प्रोविजन फॉर टैक्स ले लिया। आपको फॉर्मेट जितना अच्छा याद है उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है जी, जो लोग चीज़ें लर्न करने से भागते हैं, ये करंट ईयर का लेना होता है, अगर कुछ ना होता है तो 1,00,000 रुपये लेंगे, उन लोगों को डिफ़िकल्टी आएगी। सो आप लोग प्लीज़ इसको मेमोराइज़ करें। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा तो इससे हमारा आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। पहला 1/3 पार्ट खत्म हो गया फॉर्मेट का। जितनी चीज़ें आपको दी हैं वही लिखनी होती हैं, जो नहीं दी होती उन्हें इग्नोर कर देते हैं। पहली चीज़ हो गई भी हमारी। उसके बाद दूसरी चीज़ हमको क्या करनी है, सिंपली हम लोगों को अपना फॉर्मेट आगे बढ़ाना है, तो हम लोगों को चाहिए डेप्रिसिएशन, लॉस और गेन वाली चीज़ें। आपने जब क्वेश्चन की तरफ देखा तो बेसिकली आपको नीचे डेप्रिसिएशन मिला, तो आपने डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्लस कर दिया। भाई आपको डेप्रिसिएशन गिवन था 75,000 रुपीज़। फिर बेटा आपने लॉस ऑन सेल, गेन ऑन सेल, इंटरेस्ट सब कुछ ढूंढा, पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, तो आपने इसको टोटल करा, दैट इज़ 2,70,000, और 2,70,000 में आपने 75,000 को प्लस करना है, तो आपको मिलेगा बेटा 3,45,000। इस केस में आपका यही बन जाता है प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आप लोगों को ये देखना ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन कहाँ तक मांग रहा है चीज़ें। अगर आप बियॉन्ड उस चीज़ के जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अगर आप ज़्यादा दे देंगे उसको जितना वो मांग रहा है उस आंसर से। ठीक है जी, तो आई होप ये वाली बात आप लोगों को सिंपल लगी होगी इस क्वेश्चन में। अगली बात करते हैं, अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें तीनों सेक्शंस की बात हो। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट बिफोर वर्किंग टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सीखेंगे, फिर प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और अंत में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। इसके भी 2-3 क्वेश्चंस करेंगे हम और ट्राई करेंगे इस कंसेप्ट को पूरा समझने की। अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाना नहीं चाहता, मैं आपको इससे एक डिस्कशन देना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर कोई फॉर्मेट देखकर भी करे तो वो भी सही कर सकता है। मैंने आपको फॉर्मेट में एक एक बात लिखवाई हुई है। इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है फॉर्मेट याद करने के लिए। जब आपका एग्ज़ाम हो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करके देखो, अगर आपसे इसका आंसर मैच हो जाता है तो इट मीन्स आपको ऑपरेटिंग का फॉर्मेट बहुत अच्छा याद है। ठीक है जी, तो आप लोग अपनी बुक में भी ढूंढ सकते हो। मैं बुक के क्वेश्चन नंबर्स इसलिए नहीं डालता हूँ क्योंकि आपकी बुक के क्वेश्चंस हर साल नंबरिंग चेंज हो जाती है। रादर आई बेसिकली ट्राई कि मैं उन क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ डिजिटल फॉर्म में, सो दैट के जो लोग पे पुरानी बुक है, नई बुक है, वो लोग भी मैच करके पढ़ लें, या जिन लोगों पे बुक ही नहीं है वो लोग भी उस बात को पढ़ पाएँ। ठीक है जी, तो ये जो क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप फॉर्मेट देखकर इसको सही कर दोगे। ठीक है जी, इसका आंसर भी साथ में अटैच कर दे रहा हूँ मैं। इसका आंसर आएगा 10,10,000 रुपीज़। ओके, तो अगली बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इवन हो सकता है कि जब मैं इसको डिजिटल फॉर्मेट में इंक्लूड करूँ तो एक फ़ोटो में आए भी ना क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन बेटा जो हमारा है इसमें हमको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, नोट्स टू अकाउंट दे रखे हैं, और नीचे कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दे रखे हैं, और हमें बोला हुआ है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बनाओ। अब आमतौर पे ऐसा नहीं होता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा हो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, क्योंकि बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक चीज़ है जो बैलेंस शीट से बनती है आमतौर पर अगर आप पीएनएल में ठीक से नज़र मारो तो आप पीएनएल से भी बना सकते हो। इट्स अप टू योर कैपेबिलिटी। आपको तो चीज़ों से मतलब है, चाहे आपको पीएनएल दे रखा हो, या आपको बैलेंस शीट दे रखी हो, या आपको चीज़ें लूज दे रखी हो। ठीक है जी, आपको फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, इतना। यू मस्ट बी एक्सपर्ट इन योर फॉर्मेट, रेदर दैन आपको थोड़ी सी भी चीज़ें चेंज मिल जाए आप डर जाओ। आप फ्लेक्सिबल बनो और आंसर पे फोकस ना करके ट्राई टू बेसिकली मेक योर पार्ट्स करेक्ट, कि भाई मैं जितना क्वेश्चन करूंगा अगर मैं 50% भी करूंगा तो मैं उसको एग्जैक्ट ठीक करूंगा। ठीक है जी, तो बात शुरू करते हैं इस क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट है ये सिर्फ ऑपरेटिंग का होने के बाद भी, अदरवाइज आपके एग्जाम में ज़्यादातर वही क्वेश्चन आते हैं जो तीनों से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सो भाई इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट चाहिए। अब नेट प्रॉफिट भाई कहाँ से मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंत में दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वही आपका नेट प्रॉफिट है यहाँ पर। तो भाई आपने नेट प्रॉफिट ले लिया, थोड़े छोटे फॉन्ट में लिखूंगा सो दैट के पूरा क्वेश्चन आ जाए। भाई 1,80,000 आपका गिवन है। उसके बाद बेटा आप चीज़ें ढूंढना शुरू करते हो।
यहाँ पे आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि आपको ज़रूरत है प्रपोज डिविडेंड की, प्रोविजन फॉर टैक्स की, रिफंड ऑफ टैक्स की, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉस की, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गेन की। इस तरीके से अगर आपके माइंड में क्लिक करेगा तो आप कभी गलत नहीं करोगे कैश फ्लो। आपने पूरे क्वेश्चन पे नज़र मारी एंड आपको पूरे क्वेश्चन में नज़र मारने के बाद भाई बेसिकली कहीं पर भी प्रपोज डिविडेंड ये सारी की सारी चीज़ें नहीं मिली। मतलब कोई भी आपको ऐसी चीज़ नहीं मिली जो आपके क्वेश्चन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाए, बस एक बात को छोड़ के, दैट इज़ प्रोविजन फॉर टैक्स, जो आपके नेट प्रॉफिट के जस्ट ऊपर है। तो भाई आपने प्रोविजन फॉर टैक्स ले लिया। बेटा आपको प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है 64,000 इस क्वेश्चन में, तो आपने उसको प्लस कर दिया, दैट इज 2,44,000। सिंपल बात, और कुछ इस क्वेश्चन में रिजर्व वगैरह है नहीं, ठीक है। आपका यही बेटा प्रॉफिट बन जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। जब भाई आप इसे कर लेते हो तो आप क्वेश्चन में ढूंढते हो, सबसे पहले आपकी नज़र जानी चाहिए डेप्रीसिएशन पे, और आपको डेप्रीसिएशन मिल रहा है इस क्वेश्चन में 1,85,000, ये मुझे मिला P&L अकाउंट में, तो आप यहाँ डेप्रीसिएशन ले लो। डेप्रीसिएशन आपको गिवन है 1,85,000 रुपीज़। देन उसके बाद बेटा जब आप आगे बात करते हो तो आप देखते हो और आपके खर्चे क्या हैं। आपको अदर एक्सपेंसेस की एक चीज़ दे रखी है, अदर एक्सपेंसेस नोट्स टू अकाउंट में एक्सप्लेन्ड है, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, लॉस टू सेल। ऑफिस एक्सपेंस मैंने नहीं लिखवाया, सेलिंग एक्सपेंस मैंने नहीं लिखवाया फॉर्मेट में, बट लॉस ऑन सेल लिखवाया है, उसे आप यहाँ प्लस कर दो। भाई लॉस ऑन सेल आपको गिवन है 36,000, और अगर आप ऊपर आते हो तो आपको अदर इनकम में डिविडेंड रिसीव्ड गिवन है, उसे आप माइनस कर दीजिए। आपको डिविडेंड रिसीव्ड गिवन है, साथ ही साथ में आपको गेन ऑन सेल गिवन है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसे भी आप माइनस कर दो। तो भाई डिविडेंड रिसीव्ड है आपका 5,000 और ये है आपका 40,000, ये बेसिकली दोनों आपने कंसीडर करें। देन उसके बाद आपने क्वेश्चन पे लास्ट नज़र मारी कि कुछ ऐसा है जो अभी मैं मिस कर रहा हूँ, जी नहीं, इस क्वेश्चन में और कुछ ऐसा नहीं है, तो आप अगले स्टेप पर बढ़ गए। यह आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है जी। सो प्रॉफिट बिफोर, मैं वर्किंग कैपिटल को शॉर्ट में लिख देता हूँ, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, पर आप शॉर्ट फॉर्म ना मारें प्लीज़, यहाँ तक जो भी अमाउंट आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें चाहिए करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी को देखना। तो भाई करंट एसेट और करंट लायबिलिटी तो क्वेश्चन के अंत में दे रखे हैं बस 4। ट्रेड रिसीवेबल आपका, सबसे पहले ट्रेड पेबल गिवन है, ट्रेड पेबल बढ़ रहा है, 250 से 278,000 हो रहा है, तो भाई आप ट्रेड पेबल प्लस करोगे, इंक्रीज इन लायबिलिटी है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल आपका बढ़ रहा है 28,000 रुपये से, आप इसे माइनस कर दोगे, सॉरी प्लस करोगे। देन उसके बाद आपको ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, वो भी बढ़ रहा है, उसे आप माइनस करोगे। भाई ये जो है वो आपका बढ़ रहा है 37,000 रुपीज़ से, इसे आपको माइनस करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपके ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कम हो रहे हैं, तो ये माइनस होगा क्योंकि ये एक लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 5,000 रुपये से माइनस कर दीजिए। और देन उसके बाद आपका सेलिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, उसे आप प्लस कर दीजिए, ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो ये भी लायबिलिटी है, और ये हो रहा है 3,000 रुपये से बढ़ रहा है। भाई अंत में आप टैक्स पेड माइनस कर दीजिए। जिन क्वेश्चंस में एक ही टैक्स दे रखा हो, जो ऊपर टैक्स प्रोविजन का आता है वही नीचे टैक्स पेड का माइनस हो जाता है। तो बेसिकली इतना करने के बाद आपको अंत में जो मिलेगा दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर हम इसका टोटल करते हैं क्वेश्चन का, तो पहले तो हम माइनस पर ब्रैकेट लगा लेते हैं। और एक छोटी सी बात और, इस क्वेश्चन में स्टॉक भी दे रखा है, हमें ऊपर हम देख सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक है 284 और क्लोजिंग है 3 लाख। तो भाई हमारा स्टॉक बड़ा है, तो भाई वो भी हमारा करंट एसेट है, तो उसे भी हमें माइनस करना पड़ेगा। इंक्रीज इन स्टॉक दैट इज 16,000 रुपीज़,
तो भाई जब आप ये सारी कैलकुलेशन करते हो तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आना चाहिए इस केस में 3,29,000 रुपीज़। ठीक है जी। सो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है जो हम लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना है। सो आई होप ये वाली बात आप लोगों को क्लियर होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट की P&L अकाउंट से जो हमने करा। अब देन इसके बाद हमारा बेसिकली और कोई क्वेश्चन हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की हेडिंग में ऐसा नहीं है जो हम बैलेंस शीट वाला कर सकें। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग इस वाली बात को अपना क्लियर करके ओवर करते हैं। आप लोगों को जो भी डाउट्स हो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाले पार्ट को ओवर करते हैं एंड बेसिकली जो दूसरा पार्ट है हमारा उसको बेसिकली आप देख सकते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए विद क्वेश्चंस है वो भी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कंपैरेटिवली बहुत सिंपल है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। तो पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आप लोग एक्सपर्टाइज बने, बुक से क्वेश्चंस करें, देन उसके बाद उन दोनों पार्ट्स को देखें।